कैब 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 36। आज के लेक्चर में हम प्रॉस्पेक्टस के क्वेश्चन करेंगे। कल हमने क्वेश्चंस किए थे लेकिन कंप्लीट नहीं किए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे। बाकी के क्वेश्चन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद एक नया कंसेप्ट स्टडी करेंगे आज, क्या? एक्सपर्ट का। मुझे बताइए, क्या प्रॉस्पेक्टस की प्रिपरेशन में एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है? यस, बिल्कुल पड़ती है। तो एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट कौन है? और अगर इसकी कोई स्टेटमेंट, इसका कोई काम, इसकी कोई बात प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड करनी हो तो कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी उसे, वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और फिर मुझे बताइए, प्रॉस्पेक्टस में डायरेक्टर्स को सब कुछ सच सच लिखना चाहिए, लेकिन देखें प्रॉस्पेक्टस में अगर कोई गलत स्टेटमेंट इंक्लूड कर, इसका फायदा बहुत होगा। क्या फायदा होगा? लाखों करोड़ों रुपए आएंगे, लोग समझेंगे बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है और शेयर्स खरीदेंगे। इसीलिए बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है डायरेक्टर्स के लिए कि वो प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट कर रहे हैं। तो एसईसीबी ने भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पेनल्टी रखी है, सजा रखी है कि जो डायरेक्टर भी प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट करता पाया गया उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो कानूनी कार्रवाई क्या होगी वो भी आज पढ़ेंगे। यानी आज हमने दो कंसेप्ट पढ़ने हैं, एक एक्सपर्ट कि किन सिचुएशन में एक्सपर्ट की स्टेटमेंट प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड की जा सकती है, और दूसरा, अगर प्रॉस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट होती है तो उस सूरत में कौन लोग होंगे जिनको सजा मिलेगी और क्या सजा मिलेगी। ये कंसेप्ट हमने आज स्टडी करने हैं। तो स्टार्ट करें। लेकिन आज के कंसेप्ट की तरफ जाने से पहले कल के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस अहम हैं, पास्ट पेपर के क्वेश्चन है, अटेंटिव होकर आपने इनको डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना है। पहला क्वेश्चन, ऑन 25 फरवरी 2018 सीला के किसी भी क्वेश्चन में डेट्स अहम हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें डेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हमने डेट्स को अंडरलाइन करना है। शाबाश, कीजिए अंडरलाइन। कह रहा है 25 फरवरी 2018 को बदर लिमिटेड BL in a move to list its shares on Pakistan Stock Exchange received approval from Commission for the publication of prospectus। यानी अभी तक की सारी स्टेटमेंट उसने क्या इंफॉर्मेशन दी? 25 फरवरी 2018 को कमीशन ने अप्रूवल दे दी प्रॉस्पेक्टस की। तो अब बताइए, प्रॉस्पेक्टस के अप्रूवल के बाद कितने अरसे में इशू करने हैं प्रॉस्पेक्टस को? कितने अरसे में? विदिन 60 डेज ऑफ अप्रूवल ऑफ प्रॉस्पेक्टस बाय कमीशन। उसमें प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, शेयर इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है 60 दिन के अंदर अंदर, ठीक है? प्रॉस्पेक्टस इशू करना है। और शेयर कब इशू करने हैं? फिर प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद 7 से 30 दिन के दौरान में सब्सक्रिप्शन होगी। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? कि शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव की जाएंगी। तो जहन में रखिएगा, प्रॉस्पेक्टस इशू करना अलग कंसेप्ट है, इसके लिए टाइम पीरियड अलग है। सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करना अलग कंसेप्ट है, इसके लिए टाइम पीरियड अलग है। फिर से बताइए, प्रॉस्पेक्टस इशू करना, पब्लिक प्रॉस्पेक्टस इशू करना, ये अलग कंसेप्ट है। और दूसरा कौन सा अलग कंसेप्ट है? पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करना। तो यहां पे क्या पूछ रहा है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट 2015 advise BL with regard to the publication of the prospectus in the newspaper and its placement on the company's website। नहीं, सबसे पहले तो टाइम पीरियड आएगा कि नहीं आएगा इसमें? नहीं, वो कह रहा है एडवाइस BL with regard to the publication of prospectus in the newspaper। क्या हम सिर्फ न्यूज़पेपर की बात को इसमें रिप्रोड्यूस कर दें और अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉस्पेक्टस ऑन वेबसाइट, या कि टाइम पीरियड भी लिखना चाहिए? एहतियातन मेरा जब न्यूज़पेपर की बात आ गई तो एहतियात का तकाजा यही है मेरे ख्याल में। मैं अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एहतियातन टाइम पीरियड भी लिख दूँ कि कंपनी क्या करी? कंपनी शैल पब्लिश प्रॉस्पेक्टस विद इन 60 डेज ऑफ अप्रूवल। इन विद इन 60 डेज ऑफ, कितना 3 लफ्ज लिखे, कितना टाइम लगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
Within 60 days of approval of prospectus, company shall publish prospectus in one English and one Urdu daily newspaper having nationwide circulation in full or in abridged form. स्टूडेंट कहने लगा सर समझ नहीं आ रही इसमें लिखना क्या है, न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं और वो उसने कह दिया पब्लिश, तो बताना क्या है भाई? उसको बताना है विद इन 60 डेज, उसको बताना है वन उर्दू एंड वन इंग्लिश, उसको बताना है डेली होना चाहिए, उसको बताना है फुल फॉर्म एवरेज फॉर्म। उसने इशारा दिया न्यूज़पेपर का, पूरी प्रोविजन नहीं बताई, बता देंगे। आगे चले, फिर कह रहा है प्लेसमेंट ऑन कंपनीज वेबसाइट। तो कहने लगा सर इसमें क्या लिखना है? इसमें ये लिखेंगे कि प्रॉस्पेक्टस शैल बी मेड अवेलेबल या शैल बी अपलोडेड ऑन कंपनीज वेबसाइट। कुछ और भी लिखना है? और क्या लिखना है? कब से कब तक? फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन टिल क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट भाई क्लियर हो गया मेरे भाईजान? आपका क्लियर हो गया? हो गया तो फिर मुझे बताइए ये ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्या होता है और क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्या होता है? ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट वो दिन है जिस दिन कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करना शुरू करती है, और क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट के जो डेडलाइन है वो आखिरी दिन जब तक कंपनी एप्लीकेशन वसूल करेगी। ये है ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट और क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। क्लियर हो गया? ये लॉ ने जो टाइम पीरियड बताया है कि पब्लिशिंग के 7 दिन के बाद और 30 दिन से पहले क्या होगा? सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपनिंग के क्लोजिंग? ओपनिंग। शाबाश। प्रैक्टिकली बता सकते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग में कितने दिन का टाइम पीरियड होता है? 2-3 दिन। 2-3 दिन। ठीक है, ठीक जी। उसने क्या यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस, बैंकर्स, टू द इशू, बैलेटर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, वो बात आनी चाहिए? नहीं, उसने वो नहीं पूछी। उसने सिर्फ न्यूज़पेपर की बात पूछी और वेबसाइट की बात पूछी। एहतियातन हमने 60 डेज बता दिए क्योंकि न्यूज़पेपर में पब्लिशिंग 60 डेज में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे एहतियातन कंपनी की वेबसाइट में भी एहतियातन बता दिया ना कि डेट ऑफ पब्लिकेशन से लेके क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट तक, तो उसी तरह टाइम पीरियड कंसेप्ट के साथ टाइम पीरियड अगर हो ना तो सोल्यूशन में बता देना हमेशा बेहतर होता है। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? आगे चलें। अगला क्वेश्चन ये रहा। ऑन 4 फरवरी 2020 कमीशन अप्रूव्ड द प्रॉस्पेक्टस ऑफ विक्ट्री लिमिटेड फॉर पब्लिक ऑफर विद सिक्योरिटीज। 4 फरवरी को प्रॉस्पेक्टस अप्रूव हो गया। फिर क्या हुआ? डायरेक्टर्स इंटेंड टू पब्लिश द प्रॉस्पेक्टस 10 अप्रैल 2020। डायरेक्टर्स 10 अप्रैल को प्रॉस्पेक्टस पब्लिश करना चाहते हैं। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक मिनट ठहरे, ये भाईजान कह सकते हैं कर सकते हैं, ये भाईजान कह रहे हैं नहीं कर सकते। आप बताइए। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस के साथ गलत कंसेप्ट कोई कोई बता सकता है? सर 60 डेज में कर सकते हैं, लेकिन विद द अप्रूवल ऑफ चेयरमैन टू बी रिकॉर्डेड इन रिटन ये हो सकता है। पहली लाइन ये लिखेंगे हम कि विद वैलिडिटी पीरियड 60 डेज होता है जो गुजर चुका है। स्टार्ट यहां से करेंगे। यस सर। फिर इसके बाद अगली बात बताएंगे कि हाँ मायूस होने की जरूरत नहीं है। अभी भी पीरियड अगर कमीशन एक्सटेंड कर दे तो 60 डेज के बाद भी प्रॉस्पेक्टस पब्लिश हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? 4 फरवरी और 10 अप्रैल के दरमियान 60 दिन से ज्यादा टाइम गुजर जाता है ना। आगे क्या? अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट 2015 एडवाइज द डायरेक्टर्स विद रिगार्ड टू फॉलोइंग द टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रॉस्पेक्टस में भी पब्लिश। अच्छा, कब तक पब्लिश किया जा सकता है? विद इन 16 डेज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल बाय कमीशन।
अब आगे चूंकि केस स्टडी है ना तो कैलकुलेट करके भी दे दे, जैसे 4 फरवरी आफ्टर 60 डेज फ्रॉम 4 फरवरी, यूं लिख दे, यहाँ कैलकुलेट करके भी बता दे कि 4 फरवरी है तो तकरीबन कितना हो गया, 25 दिन हो गए फरवरी के, 31 दिन हो गए मार्च के, और बाकी कितने रह गए, 4 रह गए, 4 अप्रैल तक इशू कर सकते, और एक्सटेंडेड पीरियड भी बात लिख दो, इशू 4 तक कर सकते। रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस, यानी इसका मतलब है पब्लिकेशन, देखें अब उसने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, नोट कीजिए कि पब्लिकेशन न्यूज़पेपर की बात कर रहा है या वेबसाइट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है पब्लिकेशन के जो भी चीजें हैं वो हम सारी कवर कर सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट जनरल है। अहम चीज नोट कीजिए, रिक्वायरमेंट को उसने स्पेसिफाई नहीं किया किसी एक चीज के साथ, तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉस्पेक्टस शैल बी पब्लिश इन 1 उर्दू 1 इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर नेशन वाइड सर्कुलेशन, फुल फॉर्म और abridged form shall also be uploaded on website। अगर दिल करे टाइम हो, अगली बात भी लिख दे क्या, sufficient copies will be made available at following places या other specified places, free of charge। फ्री ऑफ चार्ज था, प्रॉस्पेक्टस फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज चले जाएं अभी और जाके कहें मुझे प्रॉस्पेक्टस चाहिए, फ्री में चाहिए, प्रॉस्पेक्टस देंगे? इसको नहीं, इसको तो घुसने भी नहीं देंगे। चलें ठीक है, आगे चलें। लेकिन लॉ कहता है कि मिल जाएगा प्रॉस्पेक्टस, नहीं तो इससे भी आसान है तरीका हमारे पास, वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसके ऊपर पढ़ो। लेकिन इस वक्त वेबसाइट पे उन कंपनीज का अवेलेबल होगा जिनकी सब्सक्रिप्शन अभी ओपन है, जिन कंपनीज की सब्सक्रिप्शन भाई फॉर लाइफ तो मैं पढ़ा था ना वैलिड कि ये मेमोरेंडम और आर्टिकल की तरह फॉर लाइफ नहीं होता, बल्कि ये सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होने तक होता है इसका काम। तो जब सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होती है ना, कंपनीज अपनी वेबसाइट से भी इसको उड़ा देती है, रखना चाहे रख भी सकती है, लेकिन डिलीट करना चाहे डिलीट भी कर। बैंक है उसको पाल के रखेगा, बैंक यही काम करेगा, बैंक भी नहीं पाल के रखता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, स्प्रिंग 2009, पुराना क्वेश्चन लेकिन है पास पेपर का। ड्यू लिमिटेड DL हैज पब्लिश्ड अ प्रॉस्पेक्टस ऑन March 1, 2009। सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज ड्यू टू ओपन ऑन April 5, 2000। पहले मुझे बताइए ये सब्सक्रिप्शन लिस्ट ड्यू टू ओपन इसका मतलब क्या है, ये समझ आ गया आपको कि जब लोगों से पैसे जमा करने शुरू किए, ठीक सर। Explain whether the company is in compliance with provisions of Companies Act 2017 regarding the publication of its prospectus। No। एक मिनट, जिससे पूछूंगा वो बताएं जी, इनको हिलाए, आप बताइए क्या ये कंप्लायंस है, लॉ की कंप्लायंस हो रही है? नहीं हो रही भाई, नहीं हो रही। यस के ये क्या ना भाई, मैं अपने प्यारे भाई से नहीं पूछ रहा, अपने प्यारे भाई से भी नहीं पूछ रहा, कोई बात नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, गलती से मिस्टेक हो जाती होती है। जी 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 जी, नहीं क्यों, रीजन बताइए क्यों? ये कोई बता रहा है 30 डेज में क्या, एक मिनट ठहरना उसकी बात सुनने दे। 30 डेज में क्या है? नहीं आप ही बता दें, आप बता दें, आप बता दें, आप डायरेक्ट मुझे ही बता दें, उनको जो बता रहे हैं मुझे, उनको नहीं समझ आ रही, मुझे बता दें क्या प्रॉब्लम है इस केस में। प्रॉस्पेक्टस की पब्लिकेशन 30 डेज में, पब्लिकेशन तो 1 मार्च को हो, वो तो अप्रूवल के 30 दिन के अंदर, इसमें तो वो 30 दिन वाला कंसेप्ट 60 दिन 21 डेज एटलीस्ट अप्रूवल होता है, 60 डेज वाला कंसेप्ट तो उसमें आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, क्योंकि वो होता है, जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसको मिक्स कर जाते हैं। एक कंसेप्ट है कमीशन ने अप्रूवल दी
अप्रूवल के कितने दिन के अंदर अंदर प्रॉस्पेक्टस पब्लिश करना है, ये अलग कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट है कि प्रॉस्पेक्टस पब्लिश कर दिया, उसके कितने दिन के अंदर अंदर सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करने हैं, ये अलग कंसेप्ट है। पहले वाले का अप्रूवल और पब्लिकेशन के दरमियान में 60 दिन का दिया हुआ टाइम लॉ ने, और पब्लिकेशन के बाद सब्सक्रिप्शन के लिए 7 से 30 दिन का टाइम दिया हुआ है। ये कौन सा, ये अप्रूवल से पब्लिकेशन वाला टाइम है कि पब्लिकेशन से सब्सक्रिप्शन? तो ये कब सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होनी चाहिए थी? पब्लिशिंग के 7 दिन के बाद और 30 दिन से पहले। जैसे पब्लिश हुआ 1 मार्च को, तो इसका मतलब है ये 7 दिन, यानी 8 मार्च से 30 मार्च तक के दरमियान में सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने चाहिए थे। एग्री करते हैं कि नहीं? इसका मतलब है ये लॉ की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है। बी पार्ट, आइडेंटिफाई द प्लेसेस वेयर डीएल इज रिक्वायर्ड टू मेक अवेलेबल द कॉपीज ऑफ इट्स प्रॉस्पेक्टस। Registered office, stock exchange, bankers to the issue, ballotters, रजिस्ट्रार नहीं, शेयर रजिस्ट्रार, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, बैलेटर्स। क्लियर ये? चलिए आखिरी और सबसे अच्छा सवाल, आज के जितने भी क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किया उनमें सबसे अच्छा सवाल ये। एंड वाले भाईजान आपको नजर आ रहा है? अच्छा चले। डायरेक्टर्स ऑफ सोलर लिमिटेड वांट टू अरेंज फाइनेंस। अच्छा रिक्वायरमेंट पढ़ देते। कह रहे सजेस्ट एप्रोप्रिएट रिवीजन इन द अबव प्रपोजल टू ब्रिंग इट इन लाइन विद प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट 2015। यानी ये हम प्रपोजल दे रहे हैं, आपने इस प्रपोजल को पढ़ के बताना है इसमें किसी रिवीजन की ज़रूरत है कि नहीं, और अगर रिवीजन की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। जहाँ कहीं हमें लॉ की वायलेशन नज़र आई वहाँ पे हम उसे रिवीजन सजेस्ट कर देंगे। कह रहा डायरेक्टर्स ऑफ सोलर लिमिटेड एसएल वांट टू अरेंज फाइनेंस फॉर देयर फैक्ट्री एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एंड हैव डिसाइडेड टू इशू 1 million ऑर्डिनरी शेयर टू जनरल पब्लिक। Directors want the public subscription to commence not later than 7th October 2018। यानी डायरेक्टर, इसको अंडरलाइन करें, डायरेक्टर चाहते हैं 7 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए, 7 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए। मुबीन हु इज द कंपनी सेक्रेटरी हैज प्रपोज्ड द फॉलोइंग शेड्यूल फॉर द पर्पस। अच्छा बताइए, कंपनी सेक्रेटरी हमने से पहले कहीं पढ़ा है? याद है आपको? मैनेजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था। हाँ, लीगल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस करता है। तो देखिए यहाँ पे भी चूंकि लीगल रिक्वायरमेंट्स इन्वॉल्व है तो उनकी कंप्लायंस के लिए मुबीन आया है और उसने ये प्लान बनाया है। प्लान क्या है? पहला, ऑन 12 सितंबर ए कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस शैल बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज फॉर अप्रूवल। 12 सितंबर को रजिस्ट्रार के पास प्रॉस्पेक्टस की कॉपी सबमिट कराई जाएगी, रजिस्ट्रार के पास फॉर अप्रूवल। आपको याद है रजिस्ट्रार का हम फाइल जरूर करते हैं ऑन आर बिफोर पब्लिकेशन, ऑन आर बिफोर पब्लिक, लेकिन अप्रूवल के लिए नहीं उसको भेजते। अप्रूवल के लिए किसके पास भेजते हैं? ये गलत। तो रजिस्ट्रार की बजाय किसके पास भेजना चाहिए? कमीशन। अच्छा बताइए डेट ठीक है? एट लीस्ट 21 days बिफोर प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन फाइल करना चाहिए। तो ये 21 एट लीस्ट 21 days नहीं बनते? 18 भाई बन रहे हैं यार। 8 सितंबर 21 दिन है ना, तो 12 सितंबर से 22 से 2 अक्टूबर और फिर एक 3, तो ठीक। हाँ, सब्सक्रिप्शन से 7 दिन पहले सब्सक्रिप्शन कह रहा है कि वो हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। प्रॉस्पेक्टस इशू कब करना यह भी नहीं बताया उसने। तो हम तो कंपेयर करेंगे प्रॉस्पेक्टस की डेट के साथ,
ठीक है, प्रॉस्पेक्टस की डेट उसने शायद आगे कहीं बताएगा। फिलहाल इसमें हमें कोई इशू नजर नहीं आ रहा, फिलहाल जब तक हमारे पास प्रॉस्पेक्टस की पब्लिश की डेट नहीं सामने आती। इस बात से एग्री करते हैं? अच्छा, एक वक्त में अगर एक बोलेगा मुझे समझ आ जाएगी। अब भाईजान यार लेक्चर में टाइम लेट हो जाएगा जी। 7 अक्टूबर गया तो कम से कम यानी 30 सितंबर को हमें पब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है। 7 अक्टूबर तक ला सकेंगे तो फिर प्रपोज डेट 30 सितंबर बन जाएगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर 7 अक्टूबर उसकी सब्सक्रिप्शन की ओपनिंग की डेट है, उसे सब्सक्रिप्शन ओपनिंग से कम 7 दिन पहले पब्लिश करना है, तो असूली तौर पर उसे 30 सितंबर तक पब्लिश कर देना चाहिए, और 30 सितंबर को 21 दिन पूरे नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, ये इस सूरत हाल में भी वायलेशन हो रही है। लेकिन अगर आगे चल के वो हमें पब्लिशिंग की डेट दे दे तो क्या हम उसके साथ डायरेक्ट कंपैरिजन ना कर लें, बजाय ये कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ये भी ठीक है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन 2 स्टेप्स में हम कंपेयर करके वापस आ रहे हैं। अगर आगे डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस दे दे तो क्या वो डेट हमें यूज नहीं कर लेनी चाहिए? तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको फॉर द टाइम बिंग पेंडिंग कर लेते हैं। अगर आगे चल के डेट ऑफ पब्लिकेशन आ गई उसके साथ कंपेयर करके बता देंगे, अगर नहीं आती तो फिर आपकी रिवर्स वर्किंग यूज करके हम उसे बता देंगे कि भाई 7 अक्टूबर को अगर सब्सक्रिप्शन स्टार्ट करना चाहते हो तो उससे 7 दिन पहले 30 सितंबर तक तुम्हें पब्लिश करना पड़ेगा, और 30 सितंबर को अगर प्रॉस्पेक्टस पब्लिश करते हो इसका मतलब है उसे 21 दिन पहले तुम्हें अप्रूवल के लिए भेजना चाहिए, जो कि बनती है तकरीबन 8-9 तारीख। उस सूरत में वायलेशन हो जाएगी, एग्रीड। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना थोड़ा इंतजार कर ले, मैं भी आगे चल के वो पब्लिशिंग की डेट दे दे। तो इस पार्ट 1 में हमने सिर्फ एक एरर आइडेंटिफाई किया है कि वो रजिस्ट्रार की बजाय कमीशन के पास अप्रूवल के लिए जाना चाहिए। दूसरा हमने अंडरलाइन कर लिया है, अभी उसको हम कमेंट नहीं कर रहे। क्लियर? आगे चलते। सेकंड, फॉर ईज ऑफ एक्सेस copies of prospectus shall be available for members inspection at SL's main showroom। शोरूम पे अवेलेबल होनी चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन होने चाहिए। ये दूसरी गलती आ गई, शोरूम की बजाय कहाँ प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल करना है? रजिस्टर्ड ऑफिस में। फिर प्रॉस्पेक्टस शैल रिमेन ओपन फॉर इंस्पेक्शन फ्रॉम 28 सितंबर 2018 टिल 4 अक्टूबर 2018 एट ए फी ऑफ ₹50। अब इसमें एक तो शोरूम वाली गलती आ गई और दूसरी फी वाली गलती। ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, डेट कैसे गलत है? डेट, ये प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल होना चाहिए डेट ऑफ पब्लिकेशन से, लेकिन स्टिल इसको भी मैं अंडरलाइन करके बैक पे रख लूं। क्यों भला? डेट ऑफ पब्लिकेशन मेरे पास अभी नहीं है, अगर आई तो कंपेयर करके उसको बता दूंगा। यहाँ पे वेबसाइट का जिक्र करेंगे क्या? क्या वेबसाइट पे भी अवेलेबल करना चाहिए? देखिए, उसने सिर्फ कंपनी के ऑफिस के लिहाज से बात की है, तो मेरा लिए कंपनी के ऑफिस के लिहाज से हमें करना चाहिए, वरना लिख सकते हैं। देखें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, एक आधी लाइन एक्स्ट्रा लिख देना बेहतर होता है, टू बी ऑन सेफ साइड। तो आप अदर प्लेसेस का भी जिक्र कर सकते हैं कि रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा अदर प्लेसेस पे भी प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल होगा। लेकिन यहाँ पे जो एरर की हद तक शोरूम की गलती आ गई और फीस की गलती आ गई। क्लियर? सेकंड पार्ट में 2 गलतियां। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट में। प्रॉस्पेक्टस वुड बी पब्लिश इन ए पॉपुलर फोर्टनाइटली उर्दू मैगजीन ऑन 30 सितंबर 2018। ये जिसका इंतजार कर रहे थे वो डेट आ गई है, जिस डेट का इंतजार कर रहे थे वो डेट आ गई है, 30 सितंबर 2018। लेकिन उससे पहले भी कुछ एरर्स हैं। प्रॉस्पेक्टस वुड बी पब्लिश इन ए पॉपुलर फोर्टनाइटली, फोर्टनाइटली होना चाहिए, डेली न्यूज़पेपर। पॉपुलर होना चाहिए कि हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन, ये भी गलती है। पॉपुलर नहीं, नेशन वाइड या वाइड सर्कुलेशन भी इसको बोलते हैं। फोर्टनाइटली नहीं, डेली में, और सिर्फ उर्दू नहीं, इंग्लिश, 1 उर्दू एंड 1 इंग्लिश। इसका मतलब इसमें 3 गलतियां हो गई, पॉपुलर की, फोर्टनाइटली की
और इंग्लिश की। इंग्लिश उर्दू में तो सही कर रहा है ना, इंग्लिश में छपना। क्लियर? 3। अच्छा, अब ये हमारे पास डेट आ गई पब्लिशिंग की 30 सितंबर। अब हमने जो 2 ऊपर आइटम्स पेंडिंग की थी उनका डिसाइड कर ले। पब्लिश 30 सितंबर और वो कह रहा है अप्रूवल के लिए भेजेगा 12 सितंबर को। प्रपोज पब्लिकेशन डेट से 21 दिन पहले पब्लिश होना चाहिए, जो कि बनता है 9 सितंबर। तो ये एरर आ गया। ये 12 सितंबर को नहीं कॉपी भेजनी चाहिए, कब भेजनी चाहिए? 9 सितंबर को। एग्री करते हैं इससे? दूसरा पॉइंट कौन सा था यहाँ पे? दूसरी डेट भी हमें है, प्रॉस्पेक्टस शैल रिमेन ओपन फॉर इंस्पेक्शन फ्रॉम 28 सितंबर। कब से होना चाहिए? पब्लिश अखबार में 30 को करवा रहे हैं और अखबार में पब्लिश करवाने से भी पहले अवेलेबल करवा दिया है रजिस्टर्ड ऑफिस, तो गलत है। तो ये भी गलत है। अब देखिए जरा सोचिए टोटल कितनी गलतियां निकली। 1 में पहले वाले पार्ट में 2, दूसरे वाले पार्ट में 3, शोरूम वाली। अच्छा, पहले वाले में 2 गलतियां कौन सी थी? एक रजिस्ट्रार वाली और एक डेट वाली। 12 से 30 के दरमियान में 21 दिन का फर्क नहीं आता, 2 गलतियां हो गई। दूसरे वाले में 3 गलतियां, पहले शोरूम के बजाय रजिस्टर्ड ऑफिस, दूसरा फीस की बजाय फ्री, और तीसरा 28 सितंबर से अवेलेबल नहीं करना, 30 सितंबर से करना। ठीक है। क्लोजिंग तो जब भी सब्सक्रिप्शन को क्लोज करना है तब हो जाएगा। फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन वुड कमेंस ऑन 5 अक्टूबर। हाँ, अब ये ठीक हो गया। ये 4 अक्टूबर वाली भी गलती आ गई। जब कमेंसमेंट हो रही है 5 अक्टूबर तो एंड इसका 5 अक्टूबर के बाद ही होगा ना सब्सक्रिप्शन का। तो प्रॉस्पेक्टस कब तक अवेलेबल करना है? क्लोजिंग एक मिनट है, सब एक मिनट है, एक एक करके आया करें। सब्सक्रिप्शन लिस्ट पब्लिकेशन के 7 दिन के बाद और 30 दिन से पहले ओपन होनी चाहिए। और ये क्लोज ये कब हो रही है? पब्लिश कब हो रहा था? 30 सितंबर को। तो ये भी गलती है, ये भी गलत है। 7 दिन के बाद होना चाहिए था ना, यानी ये तकरीबन 7 अक्टूबर, 30 सितंबर को कर रहे हैं ना, 7 अक्टूबर से के बाद सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होनी चाहिए। जी, कुछ क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल 50% कम हो सकता था अगर इंफॉर्मेशन को तरतीब से दिया जाता। अगर सिर्फ पब्लिकेशन की डेट और पब्लिक सब्सक्रिप्शन की डेट जो एंड में दी गई है तकरीबन वो स्टार्ट में दे दी जाती, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल 50% कम हो जाता। लेकिन आपको पता है क्या बात का इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे इसीलिए देता है ताकि कंफ्यूज कर दे। आगे चलते हैं, चले। ये हमारे क्वेश्चंस थे। अब हमने क्या करना है? छुट्टी करनी है, जरूर करनी है, लेकिन अभी नहीं। नेक्स्ट आज के कंसेप्ट स्टडी करते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूज ऑफ एक्सपर्ट स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस में किसी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट को इंक्लूड करना है, यूज करना है, कैसे करेंगे? क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रॉस्पेक्टस में किसी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट को यूज करना है यानी इंक्लूड करना है, तो कैसे करेंगे? और दूसरा कंसेप्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कब प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट को हम समझेंगे कि प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट हुई है, और प्रॉस्पेक्टस में अगर मिस यानी किस चीज को हम समझेंगे ये मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस है, और अगर मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस है तो उसकी लायबिलिटी क्या है? ऑफेंस का मतलब क्या है कि हम किस चीज को समझेंगे कि ये प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है, और लायबिलिटी का मतलब क्या है कि जो ये ऑफेंस करेगा यानी जो प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट करेगा उसकी सजा क्या है।
लायबिलिटी क्या है उसकी। दो कंसेप्ट ये, ऑफेंस एंड लायबिलिटी, और एक कंसेप्ट यूज ऑफ एक्सपर्ट स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस। अच्छा, एक्सपर्ट प्रॉस्पेक्टस में किसी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट क्यों इंक्लूड की जाती है, ये हमने स्टडी किया हुआ है कि आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर एक डॉक्टर कहे कि ये टूथपेस्ट अच्छा है तो हमारी रिलायंस उसके ऊपर बढ़ जाएगी, बजाय ये कि कोई और फेमस पर्सनालिटी हो वो कहे जिसका कोई मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं है, जो डेंटिस्ट नहीं है, वो चाहे जो मर्जी तारीफें करते रहे, हमारी रिलायंस उस पर नहीं बढ़ेगी जब तक कोई डॉक्टर ना ये कह दे कि वाकई ये टूथपेस्ट अच्छा है। इसीलिए प्रॉस्पेक्टस में बजाय ये कि डायरेक्टर्स तारीफें करें या किसी चीज़ के बारे में कहें, किसी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट इंक्लूड कर दी जाए तो उस इंफॉर्मेशन के बारे में जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे अगर डायरेक्टर्स कहें कि ये मशीनरी इसकी लाइफ, डायरेक्टर कहें इस मशीनरी की लाइफ 20 ईयर्स है, शायद इन्वेस्टर रिलाई ना करे, लेकिन अगर कोई इंजीनियर कह दे कि इस मशीनरी की लाइफ 20 ईयर्स है तो रिलायंस बढ़ जाएगी प्रॉस्पेक्टस में। इसी तरह फर्ज कीजिए कि अगर डायरेक्टर्स प्रॉस्पेक्टस में ये कहें कि हमारे कंपनी के खिलाफ 3-4 लीगल केसेस चल रहे हैं लेकिन पूरी उम्मीद है हम केस जीत जाएंगे, तो हमारी रिलायंस लायबिलिटी इन्वेस्टर की नहीं होगी। लेकिन अगर कोई वकील लॉयर ये स्टेटमेंट दे दे हमारी रिलायंस बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरह दूसरे प्रोफेशन के बारे में अगर डायरेक्टर ये कहें कि हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी है, खरीदी 5 करोड़ की थी, इस वक्त उसकी वैल्यू 15 करोड़ है, हमारी रिलायंस इतनी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी वैल्यू ये स्टेटमेंट दे दे इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 15 मिलियन है, 15 करोड़ है, जितनी भी है, अगर वो ये तो हमारी रिलायंस बढ़े। इसीलिए इन्वेस्टर्स की रिलायंस को बढ़ाने के लिए बाज़ औक़ात प्रॉस्पेक्टस बनाते हुए किसी एक्सपर्ट से हेल्प ली जाती है। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, एक्सपर्ट वो होता है जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हो, तो अगर उसकी फील्ड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड कर रहे हैं ना तो फिर उसकी स्टेटमेंट आती है, वरना नहीं आती। यानी अगर लीगल केसेस चल रहे हैं तो फिर लॉयर की स्टेटमेंट आएगी, वरना नहीं आएगी। अगर प्रॉपर्टी कोई खरीदी हुई है तो प्रॉपर्टी वैल्यू की स्टेटमेंट आएगी, वरना नहीं। ये नहीं है कि रेंट पे प्रॉपर्टी ली हुई है और एक्सपर्ट की स्टेटमेंट इंक्लूड कर रहे हैं, नहीं। ठीक, तो अगर एक्सपर्ट की स्टेटमेंट को हमने प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड करना है, क्या करना पड़ेगा? पहले तो हमें लॉ ये बताता है कि आप समझ लीजिए हु इज एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कहते किसको? एक्सपर्ट कहता है हर वो पर्सन, हर वो प्रोफेशनल जिसका प्रोफेशन उसको इजाज़त देता है कि वो कोई स्टेटमेंट दे सकता है, वो किसी चीज़ को सर्टिफाई कर सकता है, हम उसे एक्सपर्ट कहेंगे। जो यूं समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा बंदा जो किसी ऐसी फील्ड में एक्सपर्ट है जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में आएगी, उसे क्या कहेंगे? एक्सपर्ट। एग्जाम्पल क्या है? वैल्यूअर। इसे मुराद प्रॉपर्टी वैल्यूअर है, वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। अगर आपने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करवाई है तो उनकी स्टेटमेंट इंक्लूड होगी प्रॉस्पेक्टस में। लॉयर, उनका प्रोफेशन क्या उन्हें इजाजत देता है कि वो किसी केस के ऊपर कमेंट कर सकें। वैल्यूअर का प्रोफेशन इजाजत देता है कि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू के ऊपर कमेंट कर सके, सर्टिफाई कर सके ये वैल्यू ठीक है कि नहीं। इंजीनियर का प्रोफेशन उसे इजाजत देता है कि एसेट्स की लाइफ के बारे में कमेंट कर सके, ये एसेट कितना चलेगा। बैंकर्स, ये भी इनका भी प्रोफेशन है, इन्होंने कोई लोन वगैरह दिए फॉर एग्जांपल लिए हुए हैं तो इनकी तरफ से सर्टिफिकेशन हो सकती है कि वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह पे है। सिक्योरिटी एडवाइजर, अकाउंटेंट या एनी अदर पर्सन विद एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। कंसेप्ट समझने के लिए ऊपर की 2-3 एग्जांपल काफ़ी हैं। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन के लिए आपको सारी एग्जांपल याद करनी पड़ेगी। तो क्या इस डिस्कशन के बाद आपको पता चल गया एक्सपर्ट किसको कहते हैं? ठीक है। क्या डायरेक्टर एक्सपर्ट होते हैं? ज़रा नोट कीजिए, उसने एक्सपर्ट की लिस्ट में डायरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया। अच्छा मुझे बताइए, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट होते हैं? किस जगह पे लिखा हुआ है? अकाउंटेंट में। शाबाश, ये भी एक्सपर्ट है। चलिए, ये तो हमें पता चल गया एक्सपर्ट किसको कहते हैं। और इसमें भी आप कन्विंस्ड हैं
क्या एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है प्रॉस्पेक्टस बनाते हुए? एग्री? अगर किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ गई और उसकी स्टेटमेंट प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड करनी है, इसके कुछ शराइत हैं। आपसे पूछता हूं, अगर फर्ज कीजिए एक इंजीनियर है एक्सपर्ट, लेकिन कंपनी उसी की है, वो अगर स्टेटमेंट दे कि ये एसेट्स तो 50 साल तक चलेंगे, क्या उसे इजाजत होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए भला? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बायस्ड हो के एक गलत स्टेटमेंट इंक्लूड कर सकता है, क्योंकि इससे उसको डायरेक्ट फायदा होगा, कंपनी उसी की है। इसीलिए लॉ ने एक, अगर आप मुझसे कहें ना सर एक लफ्ज में बताइए कि क्या कंडीशन है जो सबसे अहम है, जो एक्सपर्ट को पूरी करनी चाहिए, मैं कहूँगा वो कंडीशन है इंडिपेंडेंट। एक्सपर्ट को इंडिपेंडेंट होना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी से। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या है कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो रही थी उस वक्त इसका कोई अमल दखल ना हुआ हो, यानी ये प्रमोटर्स में से ना हो, और करंटली मैनेजमेंट में से भी इसका कोई ताल्लुक ना हो। ठीक है, ला 3 अल्फाज यूज करता है, एक फॉर्मेशन, दूसरा प्रमोशन, तीसरा मैनेजमेंट। यानी एक्सपर्ट ऐसा होना चाहिए जिसका कंपनी की फॉर्मेशन से, प्रमोशन से या मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक ना हो। प्रमोशन किसको कहते हैं? प्रमोट करना, जैसे कुछ अंडर राइटर्स प्रमोट करते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स खरीद लीजिए। ठीक है, तो एक्सपर्ट कैसा पर्सन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ फॉर्मेशन, प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। पहली कंडीशन, सबसे अहम कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन इंडिपेंडेंट है, इसको अनकनेक्टेड भी कहते हैं समटाइम, कि एक्सपर्ट शुड बी अनकनेक्टेड। अनकनेक्टेड का मतलब है कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। रिटन कंसेंट, एक्सपर्ट से रिटन कंसेंट ले ली गई हो, क्या कि हम आपकी स्टेटमेंट को प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड करने जा रहे हैं, आपको कोई इतराज तो नहीं है? रिटन कंसेंट ले ले और फिर रिपोर्ट में लिखे कि एक्सपर्ट ने रिटन कंसेंट दी है और विड्रॉ नहीं की। इसका पर्पस, अच्छा इसका पर्पस तो आपको समझ आ जाता है भाई, कॉमन सेंस की बात है, एक्सपर्ट को इंडिपेंडेंट होना चाहिए वरना बायस्ड होकर गलत स्टेटमेंट दे सकता है। इसका क्या मकसद है? असल में बाज़ औक़ात होता ये था, किसी एक्सपर्ट को पता भी नहीं होता था और उसका नाम लिख के स्टेटमेंट लिख ली जाती थी, एक्सपर्ट को पता ही नहीं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए लॉ ने क्या कहा? लॉ ने कहा कि आपने किसी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट तब तक प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड नहीं करनी जब तक के उस एक्सपर्ट से रिटन कंसेंट ना ले लियो, और फिर प्रॉस्पेक्टस में लिखना है कि हमने रिटन कंसेंट ली है और एक्सपर्ट ने अभी तक विड्रॉ नहीं की। बात ऐसा होता है कि एक्सपर्ट को जो पता चलता है ना कि मैंने तो स्टेटमेंट कुछ और दी थी, लिख कुछ और दी गई है, या समटाइम उसे पता चलता है ओ मैं जिस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर बैठा हूं ना, वैल्यूएशन के बाद पता चला ये तो कंपनी की थी ही नहीं, तो वो फिर इस सूरत हाल में एक्सपर्ट के पास क्या ऑप्शन है? अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर ले। अगर एक्सपर्ट कंसेंट को विड्रॉ कर ले और कंपनी को कह दे मैंने कंसेंट विड्रॉ किया है, तो कंपनी के ऊपर लाजिम हो जाता है कि अब प्रॉस्पेक्टस में उसकी स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करनी। इसीलिए सेकंड और थर्ड दोनों कंडीशन भी साथ ऐड की हैं कि क्या कंडीशंस है। अगर ये आई कैप का सबसे ज्यादा आज के लेक्चर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एक एक्सपर्ट की स्टेटमेंट को आप इंक्लूड करना चाहते हैं अपने प्रॉस्पेक्टस में, क्या कंडीशंस हैं? 3 कंडीशंस हैं। पहला, एक्सपर्ट को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा एक्सपर्ट रिटन कंसेंट दी हो, तीसरा प्रॉस्पेक्टस में लिखा जाए, मेंशन हो क्या कि एक्सपर्ट ने रिटन कंसेंट दी है और विड्रॉ, प्रॉस्पेक्टस पब्लिश होने की डेट तक विड्रॉ नहीं की उसने। डन ना जी? क्लियर? आगे चलते हैं। ये कंसेप्ट हमारा हो गया कंप्लीट, यूज ऑफ एक्सपर्ट स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस। अब क्या पढ़ना है? ऑफेंस एंड लायबिलिटी। इसमें 2 कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट क्या? ऑफेंस, यानी
कब समझा जाएगा कि प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है, जुर्म हुआ है? कब समझा जाएगा ऑफेंस हुआ है? कब समझा जाएगा प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है? और जब दूसरा कंसेप्ट क्या है, जब प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट हो तो कौन लायबल है और कितना लायबल है? कौन, जब कभी कोई काम गलत हो तो कोई ना कोई बंदा तो लायबल होता है और उसको कोई सजा कंपनसेशन भी करनी चाहिए। अब हम वो स्टडी करने जा रहे हैं। पहला कंसेप्ट ऑफेंस। कब समझा जाएगा कि ऑफेंस अकर हुआ है? लॉ कहता है हम इसे क्रिमिनल लायबिलिटी समझेंगे। किस चीज को? अगर कभी प्रॉस्पेक्टस के अंदर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन हुई, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हुई या ओमिट हुआ इंफॉर्मेशन कोई ना कोई। आपको मैंने बताया था मिस स्टेटमेंट जो होती है ना, उसे लॉ 3 तरह से डिस्क्राइब करता है, एरर, ओमिशन, मिसलीडिंग। ये तीनों पॉइंट यहाँ पे कह रहा है अगर प्रॉस्पेक्टस में एरर हुआ तो भी मिस स्टेटमेंट है, ओमिशन हुई तो भी मिस स्टेटमेंट है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हुई तो भी मिस स्टेटमेंट है। एरर का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन है जरूर प्रॉस्पेक्टस में जो होनी चाहिए थी, गलत है। ओमिशन का मतलब क्या है? जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी है ही नहीं। मिसलीडिंग का मतलब क्या है? कि नहीं, मिसलीडिंग का मतलब है, मिसलीडिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है भी सच, है भी सच, लेकिन इस तरीके से बताया गया है कि लोग गलत नतीजे पे पहुंचे। जैसे ये भाईजान, ये सुनना, रिजल्ट नहीं, मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। नहीं कोई ये रहने दे, माइंड को गुस्से से देखना शुरू। नहीं सर, कोई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है, रिजल्ट आया और रिजल्ट में एक सब्जेक्ट में फेल, 5 पेपर दिए थे, 4 पास हो गए, 1 फेल। घर वालों को कह रहा है सारे पेपर पास। ये क्या है? इनकरेक्ट। यूं कह ले एक पेपर दिया फेल हो गया, घर वालों को जाके कह रहा है पास हो गया। ये क्या है? इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, गलत कर रहा है। दूसरा केस, रिजल्ट आया, फेल हुआ, घर वालों को बताया ही नहीं, ओमिशन। तीसरा, रिजल्ट आया, घर वाले ने पूछा क्या, मैंने कहा बहुत अच्छे नंबर आए हैं। घर वाले खुश हो गए, अच्छा 100 में से 48, चलो सीए में अच्छे होते होंगे नंबर, पास हो गया ना बच्चा। इसने सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन बताई, 100 में से 48 नंबर है, बाकी कुछ नहीं बताया। बताइए क्या ये मिस स्टेटमेंट है? अच्छा आप साबित नहीं कर सकते, ओमिशन नहीं है, एरर भी नहीं है, लेकिन जो सुन रहा है वो गलत कंक्लूजन पे पहुंच रहा है। यह है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। प्रॉस्पेक्टस में इस तरह का हेरफेर किया जाता है बहुत, जिससे इन्वेस्टर, असल में सिचुएशन कुछ और होती है, इन्वेस्टर को लग रहा था बहुत अच्छे हालात हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर बैठता है। ठीक है, तो इसीलिए लॉ ने ये कहा कि भाईजान इस तरह का हेरफेर हमारे साथ नहीं चलेगा। इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भी मिस स्टेटमेंट है, ओमिशन भी मिस स्टेटमेंट है, और मिसलीडिंग ये भी मिस स्टेटमेंट है। ये जो चालाक लोग होते हैं ना, ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन बनाने के एक्सपर्ट होते हैं। इंफॉर्मेशन को ऐसे घुमा के प्रेजेंट करते हैं, लगता है कि ये बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कंपनी बड़े अच्छे हालात में जा रही है। मिसलीडिंग क्लियर हो गया, पता चल गया हमें कि ये मिस स्टेटमेंट है। अब अगला कंसेप्ट क्या है कि अगर साबित हो जाए मिस स्टेटमेंट है तो कौन लायबल है और किस हद तक लायबल है। लॉ ये कहता है कि ये लोग, जब प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट होगी ना, तो ये लोग लायबल हैं। कौन? एवरी ऑफरर और इशूअर, एवरी डायरेक्टर। अच्छा यहां से फौरन हमारे जहन में आया, क्या डायरेक्टर ऑफरर या इशूअर नहीं होता? क्या डायरेक्टर ऑफरर या इशूअर नहीं होता? रिकॉर्डिंग जो चालू है जी, क्या ऑफरर, डायरेक्टर ऑफरर नहीं, यहां पे ऑफरर या इशूअर से क्या मुराद है? कंपनी।
यानी इसका मतलब है जब प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाए तो कंपनी भी लायबल होगी। लेकिन चूंकि कंपनी खुद तो कोई काम नहीं करती, जुर्माना कंपनी के अकाउंट से जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जिन डायरेक्टर्स ने हेरा फेरी की, जो कि इन्वॉल्व थे, वो डायरेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। और तीसरा, अगर वो मिस स्टेटमेंट किसी एक्सपर्ट की बात में है तो क्या एक्सपर्ट को भी लायबल होना चाहिए? तीसरी बात की एक्सपर्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, एनी अदर पर्सन हु साइंड इट। भाई डायरेक्टर्स के अलावा और कौन पर्सन होता है जो साइन करता है? एक्सपर्ट। तो यहां पे इस लाइन में उसका इशारा किसकी तरफ है? एक्सपर्ट की तरफ। ये लोग लायबल हैं, यानी किस चीज के लायबल? कि जिसका नुकसान हुआ है उसको हर्जाना अदा करेंगे, कंपनसेट करेंगे। यानी आप खुद सोचें, आपने एक कंपनी में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, प्रॉस्पेक्टस देख के, प्रॉस्पेक्टस ये बता रहा है पिछले कई सालों से कंपनी मुसलसल प्रॉफिट में है और प्रॉफिट बढ़ रहा है। आपने प्रॉस्पेक्टस देख के कंपनी के शेयर खरीद लिए। शेयर खरीदने के बाद पता चला कि वो जो पिछले सालों के प्रॉफिट लिखे गए थे वो तो असल में लॉस थे और गलत इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई थी प्रॉस्पेक्टस में, और अगले साल भी नुकसान हो गया। आपका तो 1 लाख गया। अब लॉ ये कहता है चूंकि आपको गलत स्टेटमेंट दे के ये पैसे लिए गए थे, इसीलिए आपके पास राइट है, आपको कंपनसेट किया जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, अगर कंसेप्ट याद आ गया ना आपको तो ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ये वाला कंसेप्ट समझ आ जाएगा। बिजनेस लॉ में आपने एक टॉपिक पढ़ा फ्री कंसेंट का, उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड का कंसेप्ट पढ़ा है, उसके एसेंशियल्स पढ़े हैं, जिनमें हमने ये स्टडी किया था अगर कोई गलत जानबूझ के गलत स्टेटमेंट दे और उसकी बेस पे आप एक्शन लें और एक्ट करने से आपको नुकसान हो तो फिर आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। वो एग्रीमेंट वॉइडेबल है और आप उसे डैमेज, तकरीबन वही बात यहाँ पे है कि अगर डायरेक्टर्स आपको हर्जाना अदा करेंगे, कंपनसेट करेंगे डायरेक्टर, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस बनाना डायरेक्टर या एक्सपर्ट वगैरह की जिम्मेदारी है ना, तो अगर प्रॉस्पेक्टस में कोई गलती होती है तो यही लोग जिम्मेदार होंगे, ये कंपनसेट करेंगे। लेकिन कब? सुन लें, कब? पहली चीज, जब प्रॉस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट होगी। अगर मिसस्टेटमेंट नहीं है फिर भी नुकसान हो जाता है, फिर डायरेक्टर लायबल नहीं है, क्योंकि बिजनेस में नफा नुकसान चलता रहता है। पहली कंडीशन क्या? प्रॉस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट हो। दूसरी कंडीशन क्या है? जिस बंदे ने शेयर्स खरीदे हैं उसने प्रॉस्पेक्टस पे रिलाई किया हो, प्रॉस्पेक्टस के पे रिलाई करते हुए सिक्योरिटीज को खरीदा और फिर उसको नुकसान हुआ तो फिर लायबल होगा। याद है इसी तरह की कंडीशन उधर होती थी कि मिसस्टेट, वो था फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट, एक्टेड अपॉन रिप्रेजेंटेशन, फिर रेलिवेंट और सफर्ड लॉस। तकरीबन वही बात होती थी, वही बात है, यही ये बता रहा है हमें। ये कंडीशंस इजी है, मुश्किल नहीं है, पहले पढ़ी हुई है आपने। बिजनेस नहीं भी पढ़ी हुई तो अभी एक्सप्लेन कर दी कि अगर हमने प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट थी, उस प्रॉस्पेक्टस पे रिलाई करते हुए हमने शेयर्स खरीदे और उन शेयर्स पे हमें नुकसान हुआ तो हमें कंपनसेट करेगा कौन? एवरी डायरेक्टर, इश्यूअर या कंपनी भी। और अगर प्रॉस्पेक्टस में किसी एक्सपर्ट ने गलत स्टेटमेंट दी थी वो भी। क्लियर? ये लायबिलिटी क्या है? कंपनसेट लॉस। कंपनसेट लॉस का मतलब क्या है तो आपको पता है ना, जितना नुकसान हुआ वो आपको नुकसान आपका भर दिया जाएगा। 1 लाख का नुकसान हुआ आपको 1 लाख दे दिया जाएगा। क्लियर? इसके बाद 2 पार्टीज की मजीद डिस्कशन है, ये तो डायरेक्टर्स वगैरह की होगी ना। एसएसीपी, अगर प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है तो एसएसीपी ने अप्रूवल दी थी, एसएसीपी लायबल है। क्यों? एसएसीपी कहता है मैंने अप्रूवल दी है इश्यू के लिए, इश्यू प्रॉस्पेक्टस के लिए, मैंने गारंटी नहीं दी
कि प्रॉस्पेक्टस ये कि इन्फॉर्मेशन ठीक है। एससीसीबी रेगुलेटर है ना, अपने आप को बड़ी सफाई से बचा गया। बड़ी सफाई, प्रॉस्पेक्टस में कभी कोई गड़बड़ हो मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। ये ना हो कि आप लोग कहें आपने प्रूव किया था एससीसीबी ने प्रॉस्पेक्टस, आप भी हर्जाना अदा करें। एससीसीबी कहता है 1 रुपया नहीं मिलना मेरे से। और फिर एप्लीकेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ऑफेंस है। एक ऑफेंस है इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जो सिक्योरिटीज को प्रॉस्पेक्टस को इशू कर रहा है, और एक ऑफेंस है एप्लीकेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एप्लीकेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफेंस पता क्या होता है? जब किसी कंपनी के इनिशियली शेयर फर्स्ट टाइम, तो प्रैक्टिकली उसकी प्राइस कम होती है मार्केट से। जैसे आपने देखा होगा बाज़ बात कुछ सोसाइटी में अगर प्लॉट वगैरह की अलॉटमेंट हो ना, कोई अच्छी सोसाइटी ऑफर करे तो लोग बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस डाल देते हैं, और वो आईपीओ की बात कर रहा हूँ बिल्कुल। तो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा दे देते हैं, अपने नाम से भी, भाई के नाम से भी, स्पाउस के नाम से, बीवी बच्चों के नाम से भी, सब। उसी तरह जब कंपनी के शेयर फर्स्ट टाइम इशू होते हैं ना, तो वो नॉर्मली मार्केट प्राइस से कम पे इशू हो रहे होते हैं। तो हर इन्वेस्टर की कोशिश होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर्स खरीद लूँ। तो वो क्या करते हैं भला, अपने नाम से भी शेयर्स खरीद लिए, स्पाउस के नाम से भी, बीवी के नाम से भी, बच्चों के नाम से भी, बाप के नाम से भी, माँ के नाम से भी, भाई के नाम से, बहन। हालांकि प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है कि एक पर्सन सिर्फ एक एप्लीकेशन फाइल करे, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फाइल ना करे, और वो अपने रिलेटिव्स की भी अलग-अलग ना करे। अगर एक पर्सन एक से ज़्यादा दफ़ा एप्लीकेशन फाइल करता है, ताकि उसके क्योंकि जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन होगी उसका चांस उतना ही बैलेटिंग में आने का बढ़ जाएगा। तो अगर कोई ऐसा पर्सन ये काम करता है गलत इंफॉर्मेशन देके या जो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉस्पेक्टस में लिखे हुए अप्लाई करने के, उनकी खिलाफवर्जी करके अप्लाई करता है, तो लॉ क्या कहता है? कहता है जब हमने डायरेक्टर को नहीं छोड़ा तो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। ऐसा एप्लीकेंट, हर वो पर्सन जो जब सिक्योरिटीज की पब्लिक ऑफरिंग हो रही होगी उस वक्त अगर फॉल्स या फिक्टिशियस इंफॉर्मेशन देता है ज्यादा से ज्यादा शेयर हासिल करने के लिए, तो वो भी लायबल है, वो भी ऑफेंस समझा जाएगा। उस ऑफेंस की सजा लिखी हुई है नहीं, नॉर्मली उसकी सिक्योरिटीज को कैंसिल कर दिया जाता है कि भाई तेरे को एक शेयर भी इशू नहीं करना हमने, एक भी नहीं। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये जी। सर ये कैसे पता चलेगा? क्या पता सर बाकी उसका बाइंग कर रहा हो? नहीं, ये बेसिकली ऐसे होते हैं जैसे मल्टीपल इश्यूज को मना किया गया। आपने एक नाम से, बाज़ बात होता ये है, अब थोड़े से कम्प्लेक्स बात चली जाएगी कि मैंने शेयर अप्लाई किए, मेरा नाम निकल आया ना, मैं उन्हें कहता हूँ भाई मेरी बजाय इस भाईजान को शेयर इशू कर दें। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मल्टीपल नेम से, जो कि समझ लें जाली नेम है, बहुत सी एप्लीकेशन फाइल कर दी, किसी फेक नेम पे नाम निकल आया उसका, उसी नाम के जाली साइन करके कहा सर इस बंदे से हमने इजाज़त ले लिया, अब ये कह रहा है शेयर मुझे इशू कर दें। लॉ कहते हैं इस तरह की आपने, या इस तरह से मिलती जुलती कोई भी साइंस लगाई, गलत इंफॉर्मेशन ताकि आप शेयर्स को एक्वायर कर लें, तो आपने जुर्म किया। क्लियर? ये था हमारा आज का लेक्चर। एक्सपर्ट वाला भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं अभी सर्टिफिकेट ऑफ कमर्शियल ऑफ बिजनेस है। तो आज आपने इस बार आज एक ही क्वेश्चन असाइनमेंट का, बस एक, चलें बहरहाल ठीक है, ये रिटन फॉर्म में आपने असाइनमेंट लाजमी करके आना। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।